गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज की ऑनलाइन क्लास में लिवर ग्लैंड का अध्ययन करते हैं, यकृत ग्रंथि को पढ़ते हैं। यकृत ग्रंथि जिसे लिवर ग्लैंड कहते हैं, यकृत ग्रंथि। पिछली कक्षा में हमने लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि का अध्ययन किया, जो दो महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथियां थी। ठीक उसी प्रकार से आज की जो ये यकृत ग्रंथि है, ये भी एक महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। देखो, यदि इसके भार की बात की जाए तो इसमें 1.2 से लेकर के 1.5 किलोग्राम बाहर वेट पाया जाता है। यह 15 से लेकर के 22 सेंटीमीटर चौड़ा थिल्ला होता है। 15 से लेकर के 22 सेंटीमीटर चौड़ा थिल्ला होता है। यदि उत्पत्ति की बात की जाए तो ये भ्रूणीय एंडोडर्म से उत्पन्न होती है। भ्रूणीय एंडोडर्म से उत्पन्न होती है। इसके अलावा यदि इसकी बात की जाए स्थिति की कि ये हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो डायफ्राम, जो वक्ष गुहा वह उदर गुहा को दो भागों में बांटता है। डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाईं ओर एक चौड़ा थिल्ला होता है, एक थिल्ले रूपी संरचना में स्थित होती है। कौन सी ग्लैंड? लीवर ग्लैंड, यकृत ग्रंथि। तो ये कहाँ पाई जाती है? डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम को और क्या कह सकते हैं? तनकुट। डायफ्राम के नीचे कहाँ? उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होती है। कहाँ पाई जाती है? उदर गुहा में दाईं ओर पाई जाती है। इस भाग में यहाँ स्थित होती है। तो ध्यान रहे, इसकी मूल बातें क्या थी? सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, वजन 1.2 से 1.5 किलोग्राम, ये 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ा फैला होता है, भ्रूणीय एंडोडर्म से निर्मित होती है। यदि स्थिति की बात की जाए, डायफ्राम तनकुट के नीचे, डायफ्राम या तनकुट के नीचे उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होती है। इस यकृत ग्रंथि को देखो, हम एक डायग्राम के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है कि एक फेल्सीफॉर्म स्नायु लिगामेंट पाया जाता है। ऐसा एक फेल्सीफॉर्म लिगामेंट पाया जाता है, और ये लिगामेंट क्या काम करता है? इसे दो लोब में बांटने का कार्य करता है। डायग्राम को देखना अच्छे से। ये अपनी यकृत ग्रंथि है। ये है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जिसे हम ललित्राकर स्नायु कहते हैं। ये ललित्राकर स्नायु उसको दो लोब में बांटता है। ये इसकी बाईं पाली है, यानी लेफ्ट लोब है। ये इसकी दाईं यानी राइट लोब है। इन दो पालियों के अलावा यकृत में दो छोटे लोब और पाए जाते हैं, जिन्हें क्वाड्रेट, सब देखना, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। दाईं पाली बाईं पाली की तुलना में बड़ी होती है। ये बात भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। हम यकृत के बारे में पढ़ते हैं। ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है जो यकृत को दो लोब में बांटता है, जिन्हें क्रम से बायां लोब, दायां लोब कहते हैं। बाएं लोब की तुलना में दायां लोब बड़ा होता है, यानी ये जो पिंड है इसकी तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। इस दाएं पिंड के नीचे एक हरे रंग का थैला होता है। ये इसके इसी सतह पर स्थित होता है। ये हरे रंग का एक थैला है, जिसे पिताशय कहते हैं गाल ब्लैडर है। और गाल ब्लैडर का कार्य क्या है? यकृत के द्वारा स्रावित संश्लेषित पित्त रस को इकट्ठा करना, संश्लेषित करना, इकट्ठा करना
का कार्य किसको सौंपा गया, गालोलेटर को। पितासी, देखो नाम से स्पष्ट है, पितासी पित्त प्लस आसी। पित्त का मतलब पितरस है, आसी का मतलब संग्रह स्थल है, यानी वह स्थान जहां यकृत के द्वारा स्रावित पितरस को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो ये किसकी संरचना हुई, ये यकृत कोशिका की संरचना हुई। ये यकृत कोशिका इस प्रकार से पाई जाती है, इसमें ये लोग पाए जाते हैं। और ध्यान दें, देखो ये पित्ताशय से निकलने वाली वाहिनी है जिसे पित्त वाहिनी कहते हैं। और ये पित्त वाहिनी क्या काम करती है, इन दोनों यकृत वाहिनियों में मिलती है। ये यकृत वाहिनी है, हिपेटिक डक्ट है, ये पित्त वाहिनियां हैं और इनसे मिलकर के ये कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है, सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण कर लेती है। और ये सामान्य पित्त वाहिनी आगे जाकर के ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में खुलती है और जिस क्षेत्र की सहायता से खुलती है उसे ओडी या ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था, छोटी आंत्र। छोटी आंत्र के 3 भाग बताए थे। पहला भाग ग्रहणी था, मध्यांतर, क्षुद्रांतर ऐसे थे। ग्रहणी भाग में मैंने आपको बताया था कि ग्रहणी भाग में एक विशेष छिद्र जिसे ओडी या ओडाई की अवरोधनी कहते हैं की सहायता से अग्नाशय वाहिनी और सामान्य पित्त वाहिनी दोनों खुलती है। तो यहाँ पर देखो ग्रहणी की जो समीपस्थ भुजा है उसमें ओडी की अवरोधनी में कौन खुल जाती है, सामान्य पित्त वाहिनी खुले जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ, पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकलती है जो आगे जाकर के यकृत वाहिनियों में मिलती है और उनसे मिलकर के किसका निर्माण कर लेती है, सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण कर लेती है। तो ये तो इसकी सामान्य संरचना हुई, यानी आउटर स्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं हम, बताया जा सकता है। अब हम बात करते हैं यकृत की हिस्टोलॉजी कि इसकी कोटिकी क्या है। देखो हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर, यदि यकृत की कोटिकी की बात की जाए तो इसके अंदर सैकड़ों की संख्या में बहुभुजाकार कोशिकाएं पाई जाती है और वो बहुभुजाकार कोशिकाएं यकृत की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। उन कोशिकाओं को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से वो बहुभुजाकार कोशिकाएं इसके अंदर स्थित होती हैं। ये बहुभुजाकार कोशिकाएं यकृत में इस प्रकार से अभिविन्यासित होती है। ये उनकी संरचना है और ये कोशिकाएं एक संयोजी ऊतक के खोल से घिरी रहती है जिसे गिल्सन कैप्सूल कहते हैं और उसकी आकृति इस प्रकार से बनाई जा सकती है। ये गिल्सन कैप्सूल है। ये गिल्सन कैप्सूल है जो संयोजी ऊतक का है। इस गिल्सन कैप्सूल के आंतरिक सीधे पर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिनमें कौन कौन सी कोशिकाएं, ध्यान देना, यह है पित्त वाहिनी, यकृत निवाहिका सीरा, यकृत निवाहिका सीरा और यकृत धमनी। ये 3 प्रकार की इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन तीनों कोशिकाओं के समूह को निवाहिका त्रय कहते हैं। ध्यान देना बेटा, निवाहिका त्रय किसे कहते हैं। तो देखो ये बहुभुजाकार कोशिकाएं हैं और ये एक संयोजी ऊतक के खोल से घिरी रहती है और वह संयोजी ऊतक का खोल ये है जिसे हम गिल्सन कैप्सूल कहते हैं। गिल्सन कैप्सूल कहते हैं और गिल्सन कैप्सूल के अंदर की जो दीवार है वहां पर 3 कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है और वह समूह क्या कहलाता है, निवाहिका त्रय कहलाता है, जिसमें पित्त वाहिनी, यकृत निवाहिका शिरा, यकृत धमनी स्थित होती है और ये तीनों कोशिकाएं भी किससे ढकी रहती है, संयोजी ऊतक के खोल से ढकी रहती है। संयोजी ऊतक का खोल या जिसको हम क्या कह सकते हैं, संयोजी ऊतक का आव। अब देखो इसके अंदर एक मूल कोशिका होती है जो इसकी केंद्रीय शिरा का निर्माण करती है। अब देखो जिसे हम क्या कह सकते हैं, अंतरपोली शिरा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरपोली शिरा के नाम से जानते हैं। और इसकी कोशिकाएं कैसे अभिविन्यासित होती हैं, तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो अनेकों बहुभुजाकार रूप में इस प्रकार से अभिविन्यासित होती है। इसमें मैंने 3 बहुभुज दिखाए हैं, 3 पिंड दिखाए हैं और तीनों पिंडों में इन कोशिकाओं को अलग अलग प्रकार से दिखाया जाएगा। ये कोशिका इस प्रकार से चारों ओर से इससे अंतरपोली शिरा की अभिविन्यासित होती है। ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं।
एक सिरा यहाँ पर दर्शा देते हैं, यकृत निवाही का सिरा, यकृत धमनी और पित्त वाहिनी, और ये मिलकर किसका निर्माण कर लेता है? निवाही का त्रय का निर्माण करता है। अब देखो इसमें किस प्रकार से इसको दर्शाया जाएगा, ये कोशिकाएं ऐसे स्थित है, ऐसे, यानी यकृत कोशिकाएं यकृत के अंदर लड़ियों में अन्य अभिविन्यासित होती हैं और ये लड़ियां केंद्र से परिधि की ओर अभिविन्यासित होती हुई दिखाई देती है। देखो ये कौन हो जाएगा इसके अंदर, यानी अंतरकोलीय शिरा हो जाएगी, और ये जो कोशिकाएं इस प्रकार से अन्य लड़ियों के रूप में अभिविन्यासित होती हैं और ये लड़ियां केंद्र से परिधि की ओर फैली रहती है। इसमें इन कोशिकाओं को अलग प्रकार से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये बहुभुजाकार कोशिका, और ये कोशिका इस प्रकार से षटकोण बनाती हुई स्थित होती है, ऐसी कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं का जो बीच का जो क्षेत्र है इसे सिनुसाइड कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? सिनुसाइड कहा जाता है। और इन सिनुसाइड के मध्य में एक कोशिका पाई जाती है, विशेष प्रकार की कोशिका जो यकृत कोशिका का महत्वपूर्ण कार्य करती है, और वो कोशिका कुफर कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कुफर से, जिसे महाभक्षकाणु कोशिका भी कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? महाभक्षकाणु कोशिका भी कहा जाता है। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, यकृत की आंतरिक संरचना। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखना क्या होता है इसके अंदर कि यकृत में अनेक बहुभुजाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये कोशिकाएं या यकृत की जो कोशिकाएं हैं ये यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं, और इन कोशिकाओं के द्वारा पित्तरस का स्राव किया जाता है। ये कोशिकाएं किस प्रकार से स्थित होती हैं? तो देखो आप ध्यान देना, ये कोशिकाएं यकृत में अन्य लड़ियों के रूप में अभिविन्यासित होती हैं, और ये लड़ियां केंद्र से परिधि की ओर फैली रहती हैं। अच्छा जी, ये बहुभुजाकार जो पिंड है, इन पिंडों के चारों ओर एक संयोजित ऊतक का खोल पाया जाता है, जिसे हम ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं, और ग्लीसन कैप्सूल की आंतरिक संरचना पर तीन कोशिकाओं का एक झुंड पाया जाता है, जिसे हम निवाही का त्रय कहते हैं। और इस निवाही का त्रय में वो तीन कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? तो देखो ये जो कोशिका है पित्त वाहिनी है जो पित्ताशय से आती है, और ये जो कोशिका है यकृत निवाही का शिरा और यकृत धमनी होती है, जो तीनों मिलकर के किसका निर्माण कर देती है? निवाही का त्रय का निर्माण कर देती है। और ये तीनों कोशिका भी एक संयोजी ऊतक के खोल, जिसे हम क्या कहते हैं? देखो संयोजी ऊतक का खोल यानी संयोजी ऊतक का आवरण होता है, उसे ढकी रहती है। फिर देखो मैंने क्या बताया कि इन दोनों कोशिकाओं की जो लड़ियां हैं, लड़ियों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे सिनुसाइड क्षेत्र कहते हैं, और इस सिनुसाइड क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिन्हें हम कुफर कोशिका या महाभक्षकाणु कोशिका कहते हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर यानी यकृत की आंतरिक संरचना है। अब हम बात करते हैं कि यकृत कोशिका क्या क्या कार्य करती है। इसके कार्यों की यदि बात की जाए तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पित्तरस का निर्माण करना। इस कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पित्तरस का संश्लेषण करना, पित्तरस का संश्लेषण करना। देखो पित्तरस एक क्षारीय प्रकृति का तरल है। पित्तरस कैसा है? एक क्षारीय प्रकृति का तरल है, क्षारीय प्रकृति का तरल है। पित्तरस में यदि बात की जाए क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसके अंदर पित्त लवण, पित्त वर्णक, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन उपस्थित होते हैं। तो पित्तरस में क्या क्या पाए जाते हैं? पित्त लवण है, पित्त वर्णक है, कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है। यदि मैं बात करूं पित्त लवण की, तो इस पित्तरस में जो पित्त लवण है उनमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट व अन्य लवण घुले रहते हैं। तो देखो कौन कौन से महत्वपूर्ण लवण है इसके अंदर? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ग्लाइकोलेट व अन्य लवण घुले रहते हैं। इसके अलावा पित्त वर्णक की बात करूं तो इसके अंदर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन दो पित्त वर्णक पाए जाते हैं।
और इन पित्तवर्णकों का निर्माण कैसे होता है? HB, फुल फॉर्म ऑफ HB। HB क्या चीज है बताइए? HB क्या चीज है? HB हीमोग्लोबिन है। जब हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है, हीमोग्लोबिन का क्या होता है? विखंडन होता है, तो दो पित्तवर्णक बनते हैं जिन्हें बिलिरुबिन बिलिवर्डिन कहते हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ, पित्त लवण में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोपोलेट व अन्य लवण जुड़े रहते हैं। पित्त वर्णक बिलिरुबिन बिलिवर्डिन होते हैं जिनका निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। अब पित्तरस के कार्य की बात करें तो ये वसा का पायसीकरण करता है। देखो पित्तरस का कार्य क्या है? पहला कार्य वसा का पायसीकरण करना, वसा का पायसीकरण करना। देखो वसा का पायसीकरण क्या है? पित्तरस की प्रकृति क्षारीय होने के कारण, पित्तरस की प्रकृति कैसी होने के कारण? क्षारीय होने के कारण ये वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिसे इमल्सीकरण पायसीकरण कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? इमल्सीकरण या पायसीकरण कहा जाता है। तो सबसे पहला कार्य हो गया इसका वसा का संश्लेषण तथा पायसीकरण करना। इसके बाद में इसी चीज का कार्य देखेंगे, वसा का पृष्ठ तनाव कम करना, वसा का पृष्ठ तनाव कम करना। तो दूसरा कार्य क्या होगा इसका? वसा का पृष्ठ तनाव कम करना। तीसरा यदि कार्य देखें तो ये क्या काम करता है? आंतरिक अम्लीयता को उदासीन करता है, आंतरिक अम्लीयता को उदासीन करता है। चौथा कार्य देखो, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। आंतरिक लाइपेज को एक्टिव करता है, आंतरिक लाइपेज को क्या करता है? क्रियाशील बनाता है, लाइपेज को क्रियाशील बनाता है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, लाइपेज क्या है? ये वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ता है, तो इसको एक्टिव करने का काम भी किसका है? पित्तरस का है। तो देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, वसा का पृष्ठ तनाव कम करना, वसा का पायसीकरण करना, आंतरिक अम्लीयता को उदासीन करना, भोजन को सड़ने से बचाना, आंतरिक लाइपेज को क्या कर देना? क्रियाशील कर देना। इसके अलावा ये क्या काम करता है? विटामिन देखो एक प्रोटीन है किरेटिन तथा विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण करता तथा संचय करने का काम है करता है। इसके अलावा यदि इसकी बात की जाए तो ये एक और कार्य करता है, यानी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये तो कार्य किसके हो गए? पित्तरस के कार्य। यकृत का दूसरा कार्य देखो, यह हिपेरिन का संश्लेषण करता है। यकृत कोशिका किसका संश्लेषण करती है? हिपेरिन का संश्लेषण करती है। हिपेरिन क्या है? देखो हमारे रक्त में दो प्रकार के कारक होते हैं, स्कंदक कारक, प्रतिस्कंदक कारक। वे कारक जो रुधिर का थक्का बनाते हैं स्कंदक कारक कहलाते हैं। वे कारक जो रुधिर का थक्का बनाते हैं स्कंदक कारक कहलाते हैं, और वे कारक जो रुधिर का थक्का घोलने का कार्य करते हैं प्रतिस्कंदक कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिस्कंदक कारक कहलाते हैं। ये जो हिपेरिन है यह एक प्रतिस्कंदक कारक है। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रतिस्कंदक कारक होगा तो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकने का कार्य करेगा। तो ध्यान देना, यानी इसका काम क्या हो गया? हिपेरिन का रुधिर का थक्का बनने से रोकने का कार्य किसका? हिपेरिन का। इसके अलावा देखो ये क्या काम करता है? थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और ये दोनों ही प्रोटीन रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। जब किसी अंग में चोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का निर्मित करने के लिए थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन काम आती है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत कोशिका के द्वारा किया जाता है। चौथा कार्य देखो इसका, ये क्या काम करते हैं? देखो महत्वपूर्ण कार्य है ये कार्य देखना, यानी मृत जो आरबीसी है, मृत आरबीसी, या हम कह सकते हैं जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण आरबीसी का भक्षण लीवर कोशिका की कुफर कोशिका करती है। लीवर कोशिका की कौन सी कोशिका करती है? कुफर कोशिका करती है। नोट लगाकर ध्यान देने की चीज देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नवजात शिशु में या भ्रूण अवस्था में आरबीसी को निर्मित भी कौन करती है? यकृत कोशिका करती है। देखो टूटी फूटी आरबीसी, जिसे हम जीर्ण शीर्ण आरबीसी कहते हैं, मृत आरबीसी का भक्षण भी किसके द्वारा किया जाता है? यकृत कोशिका के द्वारा। और नवजात शिशु में या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में
आरबीसी का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, यकृत कोशिका के द्वारा किया जाता है। और इसके कार्य देखो ये क्या काम करती है, डीएमिनेशन का भी कार्य करती है। डीएमिनेशन का मतलब देखो क्या है, यानी अमोनिया जो है उसका निर्माण होता है और उसको फिर से देखो क्या कर दिया जाता है, विखंडित कर दिया जाता है। ये कार्य भी किसका है, यकृत कोशिका का है। और देखो एक महत्वपूर्ण कार्य, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकोज को किस में बदल देना, ग्लाइकोजन में बदल देना। जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो यकृत कोशिका उसको ग्लाइकोजन में बदल करके स्टोर कर देती है। वो क्या कर लेती है, संग्रह कर लेती है, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस देखो क्या चीज है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, उस ग्लूकोज की मात्रा को किस में बदल दिया जाता है, ग्लाइकोज में बदल दिया जाता है। और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। और ये काम किसके द्वारा किया जाता है, यकृत कोशिका के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखो यदि शरीर में क्या हो जाए, ग्लूकोज की कमी हो जाए तो संचित ग्लाइकोजन को पुनः किस में बदल दिया जाता है, ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। और ये प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइको ध्यान से देखना, जीनोलाइसिस। क्या कहलाती है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहलाती है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहलाती है। तो ध्यान रहे, संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजीनोलाइसिस है। और देखो इसके अलावा यकृत कोशिका एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल से भी किसका निर्माण करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइको या ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो तीन शब्द महत्वपूर्ण है, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजीनोलाइसिस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, और एक है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ये क्या काम करता है, वसीय अम्ल तथा यानी हम बात करें एमिनो एसिड को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये यकृत कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिस कारण इसको जिगर कहा जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही।